हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्लीट लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें आपको पता है बायोलॉजी हमारा चल रहा है। बायोलॉजी का बहुत सारा चैप्टर हम कर चुके हैं। ज्योग्राफी तो कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी। उसके अलावे हम यहाँ पे हिस्ट्री भी डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है ना। बायोलॉजी भी तो हिस्टोरिकल सोर्सेस है, एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन चैप्टर? जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें, अच्छे से डिस्कस करें। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है द सोर्सेस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ द पास्ट टाइम। देखो, पास्ट टाइम के इवेंट को जो सोर्सेस बताता है उसको हम कौन सा सोर्स बोलते हैं? देखो, पास्ट टाइम कोई भी जगह का इंफॉर्मेशन बताता है, कोई ज्योग्राफी का, उसको ज्योग्राफिकल सोर्स बोलते हैं। किसी भी एरा में, किसी भी समय में, उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था या अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जानकारी देता है पॉलिटिकल सोर्स। क्लियर? समाज में वुमेन की स्थिति कैसी थी, ये सब बात बताता है सोशल सोर्सेस। लेकिन पूरे सब कुछ का, पास्ट टाइम का, जैसे मुगल एरा का इंफॉर्मेशन, ये सब हिस्टोरिकल सोर्सेज से पता चलता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज कई टाइप की हो सकती है लिटरेरी सोर्स है, या हो सकता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई किताबें मिली है, या हो सकता है कि कुछ भी और मिली है, ठीक है ना। कोई भी आर्कोलॉजिकल सोर्स मिले, कुछ भी। और एक चीज़ और बात बताओ, जैसे दो टाइप की सोर्स है, एक है आर्कोलॉजिकल सोर्स और एक है लिटरेरी सोर्स। जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्स का मतलब है कोई मूर्ति है, जैसे आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, क्लियर, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो इससे ये तो पता चल गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग ब्रॉन्ज का यूज करते थे, लोग एंटरटेनमेंट को प्रेफर करते थे, ये सब पता चल गया। तो अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, तो ध्यान देना, मैं रिलायबिलिटी पे बात करूं तो आपको क्या लगता है? आर्कोलॉजिकल सोर्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्स। क्योंकि आर्कोलॉजिकल सोर्स, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई मूर्ति है या कुछ भी है ऐसा, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स को चेंज करना, उसमें बदलाव करना बहुत रेयर होता है। मतलब आप उसमें नहीं कर सकते। समझ में आया ना? जैसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कोई भी इंस्क्रिप्शन हमें कहीं मिली है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, जैसे अशोका के पिलर पे इंस्क्रिप्शन मिलता है, बहुत सारे केव में इंस्क्रिप्शन मिलता है, बहुत सारे मूर्ति हमें मिलती है। तो उस समय बदलाव करना मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। केव में कुछ लिखा हुआ, इनग्रेव किया हुआ मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला। तो अगर सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन का आप आंसर आराम से बता सकते हो कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ज़्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब आप इस पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। क्योंकि लिटरेरी सोर्स में आप बदलाव भी कर सकते हो। और एक और चीज़, लिटरेरी सोर्स में बदलाव करना पॉसिबल है, क्लियर, पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। और एक चीज़ आपको ये भी पता है, मेगास्थनीज कौन थे? सेलुकस निकोटर के एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते थे, उनके कोर्ट में। लेकिन ये भी हमने सुना है कि जो इंडिका है अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इंडिका अभी ओरिजिनल इंडिका नहीं है और डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इंडिका की बातें हमें कैसे पता चलती है? इंडिका के बात को कोट किया है इसके बाद के हिस्टोरियंस। तो अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई ये जो बाद के हिस्टोरियन ने थोड़ा सा इसको तोड़ मोड़ के पेश किया होगा इंडिका की बातें, हो सकता है, मे बी ना। तो लिटरेरी सोर्स में बदलाव करना पॉसिबल है, इसलिए लिटरेरी सोर्स उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। वो रिलायबल तो है, क्योंकि हम फिर अगर लिटरेरी सोर्स पे भरोसा करना बंद कर देंगे तो हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा, क्लियर। तो रिलायबल तो है, लेकिन रिलायबिलिटी अगर कंपैरिजन करें तो आर्कोलॉजिकल सोर्स ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्स, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच वेदा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। देखो, ओल्ड वैदिक, दो वैदिक पीरियड है, एक है वो ओल्ड वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम थोड़ा टाइमलाइन देखें तो ये 1500 BC से लगभग 1000 BC के आसपास है।
लेटर वैदिक है 1000 बीसी से लेके ऑलमोस्ट 500 बीसी के आसपास है, 500-600 बीसी। उसके बाद महाजनपद पीरियड स्टार्ट होता है। ओल्ड वैदिक एरा में सिर्फ एक किताबें थी, वो थी ऋग्वेदा। तो ओल्ड वेदा के कल्चर नहीं, ओल्ड वेदा के कल्चर, सोसाइटी, ओल्ड वेदा की पॉलिटी कैसी थी, कौन सा क्वाइन यूज होता था, क्या कौन सी सभा समिति थी, वुमेन क्या पोजीशन क्या था, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा से पता चले, क्योंकि वहाँ उस समय ये बाकी तीनों बुक थी ही नहीं। समझ में आया ना, बाकी तीनों बुक होती तब ना हमें पता चलता। ऋग्वेदा में क्या है, ऋग्वेदा में बहुत सारे हिम्स है। हिम्स का मतलब होता है वेल सेड, सूक्ता, यानी ऐसे श्लोक है जो भगवान के बारे में बताते, अच्छी अच्छी बातें बताते। कौन से भगवान उस समय बहुत फेमस थे, अग्नि, इंद्र, और उसके बाद एक सोम बहुत फेमस है। सोमा एक टाइप का जूस होता था, क्लियर। और एक और चीज, टोटल बहुत सारे मंडल थे, जो 10 टोटल मंडल थे, 10 मंडल थे ऋग्वेदा में। उसमें 9th मंडल में बहुत ज़्यादा जिक्र था सोमा का, इसलिए 9th मंडल को हम सोमा मंडल भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं वो बता ही दे रहा हूँ, आगे वैसे भी आएगा ही वो, लेकिन फिर भी साथ ही साथ क्योंकि हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें तो मैं बताता हूँ। एक बार एक चीज़ हम और सुनते हैं कि आप बोलोगे सर रुकिए एक सेकेंड, एक चीज़ आता है चतुर्वर्ण या 4 वर्ण जिसकी बात हम करते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आता है। तो 4 वर्ण का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे मिलता है, क्या लेटर वैदिक एरा में या ओल्ड वैदिक एरा में मिल जाता है? भाई ओल्ड वैदिक एरा में मिल जाता है। ओल्ड वैदिक एरा में जैसे हमने बताया था ना, ऋग्वेदा में टोटल है 10 मंडल में जो 10th मंडल है ना, 10th मंडल, उसमें एक दिया हुआ है पुरुषा सूक्ता। पुरुषा सूक्ता में जिक्र है चतुर्वर्ण का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following does not part of श्रुति ग्रंथ? इसमें से कौन सा श्रुति ग्रंथ का पार्ट नहीं है? तो आप लोग वेट, श्रुति क्या है? 2 चीज होता है, 2 टाइप की ग्रंथें होती थी। देखो पहले क्योंकि रिटन वगैरह का कुछ बात नहीं था, लिखने उखने लोगों को आते नहीं था, तो लोग क्या करते थे, सुनते थे। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, मैं आपसे एक जनरेशन पहले वाला इंसान हूँ मान लो, तो मैंने आपको कुछ सुनाया, मैंने ऋग्वेदा के कुछ श्लोक सुनाए, आपने क्या किया, उसको याद किया, कंठस्थ किया, अब आप अगले जनरेशन को बताओगे। तो फर्स्ट एक जनरेशन से अगले जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे, सुन के, मतलब मैंने कुछ बताया आपको, आप क्या करोगे, आगे ट्रांसफर करोगे। लेकिन अब एक और होता है स्मृति ग्रंथ में, पता है क्या होता है, स्मृति ग्रंथ में होता है कि आपने लिख दिया एक्चुअली, जैसे महाकाव्य है, रामायण महाभारत लिखा हुआ है भाई, क्लियर। तो लिखे हुए चीज को क्या करना होता है, आगे सिंपल आपको बार बार याद करके सुनाना नहीं होता, आपने लिख दिया, बस आप सामने वाला पढ़ लेगा। तो जो श्रुति ग्रंथ होती थी, वो श्रुति ग्रंथ स्टार्टिंग के पीरियड में श्रुति ग्रंथ आती थी। जो वैदिक एरा है ना, वैदिक एरा में जो भी ग्रंथ है ये उसको श्रुति ग्रंथ बोलते हैं। चाहे आप 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास थे, लेकिन 600 बीसी से लगभग 600 एडी के बीच जो भी किताब आई, क्योंकि वो लिखी हुई थी, सब बाद में और भी किताबें आई, इसके बाद भी किताब आई, लेकिन इसको श्रुति ग्रंथ के कुछ टाइप है, मैं आपको बताता हूँ। जो टोटल 6 टाइप है। एक को हम बोलते हैं वेदांग, जिसको हम सूत्र भी बोलते हैं। उसके बाद है स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य। उसका पुराण, तो पुराण एक्चुअली स्मृति ग्रंथ का पार्ट है, क्लियर है। सॉरी, मैंने 6 बताया ना, 6 स्मृति का बात बताया, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, इसको डिलीट करते हैं। 6 एक्चुअली स्मृति का पार्ट है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आप सबसे पहले पूछोगे तो श्रुति का पार्ट कौन कौन है। श्रुति का यही पार्ट है, जैसे कि आपने अभी देखा, एक तो वेदा। श्रुति के पार्ट कौन कौन है, वेदा को संहिता भी बोलते हैं। सेकंड है ब्राह्मणा, एक है वेदा, सेकंड है ब्राह्मणा इज नॉट अ कास्ट, यहाँ पे ब्राह्मणा कास्ट के जिक्र नहीं है, ठीक है ना।
थर्ड है अरण्यका, क्योंकि हम ये सब डिटेल में बता चुके हैं आपको, 2 कोर्स हमारा इवन क्राउन वाले कोर्स में भी और लूसेंट जो वाले कोर्स में भी, तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मतलब डिटेल में मैं बता रहा हूँ फिर भी बहुत आपको अरण्यका, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फोर्थ है उपनिषद। तो ये पुराण एक्चुअली आता है किसमें, पुराण आता है स्मृति ग्रंथ में, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, कौन टेक्स्ट बताता है, क्लेम करता है व्हाट इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो भी टेक्स्ट में प्रेजेंट है वो दुनिया में प्रेजेंट है, लेकिन जो टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं हो दुनिया में प्रेजेंट है ही नहीं। मतलब काफ़ी डोमिनेशन वाली बात हो रही कि भाई जो टेक्स्ट में, जो किताब में लिखा है वही दुनिया में होगा, जो किताब में नहीं लिखा वो दुनिया में नहीं होगा। मतलब इसका सिंपल मतलब है जो भी दुनिया में है वो, जो भी हर बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात एक्चुअली भगवान ने कही है इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसके और कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ये महाभारत की बातें हैं, क्लियर। महाभारत देखो ऋग्वेदा में, चलो पहले मैं महाभारत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कुछ महाभारत के बारे में। चलिए, महाभारत के राइटर है वेद व्यास। जिस तरह महाभारत के राइटर है वेद व्यास, जैसे देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि महाभारत पार्ट किसका है, श्रुति टेक्स्ट का या स्मृति टेक्स्ट का। ऑब्वियसली स्मृति का, क्योंकि आपने लिख दिया है, तो वेद व्यास ने लिख दिया है महाकाव्य, क्लियर। तो वेद व्यास के किसके राइटर है, महाभारत के। तो आप रामायण का भी जान लो, रामायण के हैं वाल्मीकि, क्लियर। अब देखो वेद व्यास ने ओरिजिनल में, ध्यान देना, ओरिजिनल में अभी महाभारत में टोटल 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है। ओरिजिनल महाभारत में सिर्फ 18,000 श्लोक हुआ करता था, 18,000 नहीं, 8800, जिसको हम जय संहिता बोलते हैं, जय संहिता। जो ओरिजिनल है ना उसको जय संहिता बोलते हैं। महाभारत में टोटल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है। इसको हम 18 चैप्टर को हम पर्वान बोलते हैं, परवंश। इसमें से आप बोलोगे भैया फिर आप बताओ भगवत गीता किस पर्वन का पार्ट है। क्या भगवत गीता तो भी एक चैप्टर से लिया गया ना, हाँ भगवत गीता एक चैप्टर से लिया गया। कौन से चैप्टर से, विषमा पर्वन से लिया गया, विषमा पर्वन से लिया गया। तो आप बोलोगे भैया सबसे लार्जेस्ट पर्वन मतलब लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है। हमारे बुक में भी कोई एक चैप्टर होता है जो सबसे लार्जेस्ट होता है, सेम इसी तरह शांति पर्वन सबसे लार्जेस्ट है, शांति पर्वन, ठीक है। शांति पर्वन विषमा पर्वन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कौन सा, भगवत गीता, याद हो गया। और यहाँ पे चारों वेदा के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी तो पता ही है। जैसे इसमें ऋग्वेदा में हिमशय के जिक्र है। यजुर्वेदा में किस चीज़ का जिक्र है, ये यजुर्वेदा में जिक्र है सैक्रिफिशियल प्रेयर का। साम वेदा में म्यूजिक से रिलेटेड, जो चैंटिंग होती है ना उससे रिलेटेड है चैंटिंग। तो इसीलिए साम वेदा से म्यूजिक जो है वो साम वेदा से ही आया है, मतलब म्यूजिक का ओरिजिन साम वेदा ही है। अथर्वा वेदा का भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बुक है मैजिकल फॉर्मूला का, मैजिकल जो चार्म्स, एविल, डिजीज इन सब से रिलेटेड है अथर्वा वेदा, ठीक। त्रिपिटक एक रिलीजियस टेक्स्ट है, ऑब्वियसली बुद्धिस्ट का त्रिपिटक है, बुद्धिस्ट का रिलीजियस टेक्स्ट का नाम है त्रिपिटक। विनय पिटक है, 3 है विनय पिटक, नाम मैं बता दो, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, क्लियर। देखो जो विनय पिटक है ना उसके राइटर है उपाली। विनय पिटक क्या बात बताता है, विनय पिटक के राइटर है उपाली, वो बताता है मोनास्टिक जो कोड होना चाहिए ना, मोनास्टिक कोड जो संघ जब होता था उसमें कौन रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो होना चाहिए उसकी बात करता है। उसके बाद है शुद्ध पिटक एक्चुअली बुद्धा की बातें बताता है, क्या, बुद्धा की सेइंग, ठीक है ना। अभिधम पिटक एक्चुअली रिलीजियस डिस्कोर्स बताता है, रिलीजियस डिस्कोर्स, समझ में है ना। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ये सब क्वेश्चन है, सिंपल ये पूछा जाता है, सिंपल आपसे पूछा गया विनय पिटक के राइटर उपाली, शुद्ध पिटक के राइटर, तो आपको बताना होगा आनंद। विनय पिटक में क्या है, मोनास्टिक कोड। शुद्ध पिटक में क्या है, बुद्धा की सोइंग। अभिधम पिटक में क्या है, रिलीजियस डिस्कोर्स है, ठीक है ना, रिलीजियस डिस्कोर्स। चलिए नेक्स्ट है जातक।
जातक किसकी टेक्स्ट है ये बताना है आपको। जातक किसकी टेक्स्ट है, हमें सबको पता है जातक जो टेक्स्ट होता है वो भी बुद्धिस्ट का होता है, समझ में है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये भी बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है जातक। और जातक के बारे में आप लोग ये समझना कि जातक ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब है, रिलीजियस किताब है। जातक एक ऐसा चीज़ है जो उस समय के इकोनॉमिक, उस समय के सोशल कंडीशन वगैरह सबके बारे में बताता है, ठीक है ना, जातक। और जातक जैसे आपने अभी देखा है सुत पिताक, अभिधम पिताक, और एक और पिताक देखा था ना, सुत पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो होता था ना, हर सुत में मतलब हर पितक में कुछ निकाय होता था, जो कि मैं सब बता चुका हूँ। और निकाय के अंदर होता था कुछ जातक, ये याद रखना थोड़ा बहुत। मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो क्या है, देखो मिलिंद पन्हो एक किताब है। अब क्वेश्चन उठता है, जब नागसेना एक इंसान मतलब एक बुद्धिस्ट था, नागसेना जाते हैं मिनांडर के पास, ध्यान देना, नागसेना जाते हैं मिनांडर के पास। मिनांडर उस समय राजा थे, ऑब्वियसली आपको पता है इंडो ग्रीक राजा थे, इंडो ग्रीक फॉरेनर थे। तो राजा के पास जाते उस समय, तो नागसेना मिनांडर के पास जो जाते हैं, बोलते हैं सर आप भी अपना लो, क्या बुद्धिज्म अपना लो। तो मिनेंडर जो था बहुत क्यूरियस बंदा था, ऐसा नहीं कि सीधा भगा देना, नहीं, बहुत क्यूरियस बंदा था। इसको बहुत जानने की इच्छा थी, क्या जितने भी प्रॉब्लम है वो बुद्धिज्म धर्म अपनाने के बाद सॉल्व हो जाएंगे, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन कुछ पूछता है। बाद में और नागसेना इनको जवाब देते जाते हैं। बाद में नागसेना इनको कन्विंस करा लेते हैं मिनेंडर को, बाद में उसको मिलिंद बोलने लगते हैं, कन्विंस करा लेते हैं, और मिनेंडर अपने आप को बुद्ध धर्म में अपना लेता है, बुद्ध धर्म में। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक राजा को एक धर्म में आप अपना ले रहे हो, क्योंकि उस समय इतना भी पुराना धर्म नहीं था, नया नया धर्म आया था। एक राजा को अपना ले, तो राजा जब किसी धर्म को फॉलो करेगा तो प्रजा तो करेंगे ही करेंगे। तो जैसे ही, तो बहुत बड़ी बात थी। तो इस किताब पे इस पे छप गया मिलिंद पन्हो, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। मिलिंद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, नागसेना उनके जवाब देते रहते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है ना। ये इंडो ग्रीक रूलर थे। अकॉर्डिंग अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी कंपेरेबल ए मैकियावेली प्रिंस। अकॉर्डिंग टू व्हिच मतलब एक मैकियावेली की किताब थी प्रिंस, उससे किसको यहाँ पे रिलेट किया जाता है, उस बुक को किस बुक से रिलेट किया जाता है। एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र वाली किताब है, वो बहुत फेमस है। और ये कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य एक्चुअली आपको विष्णु गुप्ता भी इनका नाम है, क्लियर, विष्णु गुप्ता भी नाम है। धनानंद ने इनको भगा दिया था, धनानंद ठीक है। बाद में कौटिल्य किसके साथ मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके इसको हरा देते हैं धनानंद को, और कब्जा कर लेते हैं। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और भी लड़ाई लड़ते हैं, जैसे सेल्यूकस निकोटर से लड़ाई लड़ते हैं, सेल्यूकस निकोटर। फिर सेल्यूकस निकोटर का एक एम्बेसडर मेगास्थनीज आके इनके कोर्ट में रहता है, क्लियर। और ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जाके जैन धर्म को अपना लेते हैं और श्रवणगोला के पास सलेखना करते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे डील करता है, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, सबको डील करता है। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऑल होता ना, ये ऑप्शन में ऑल होता है, ऑब्वियसली ये ऑल होता तो ऑल आप लगा सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में बताता है, खासकर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा। इवन इनके अर्थशास्त्र की ऑलमोस्ट टोटल 15 किताबें हैं। इनमें एक किताब तो ये भी है कि अगर आप बहुत कमज़ोर हो तब कैसे आप मजबूत राजा को हरा सकते हो, क्लियर, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट है कल्हान की किताब का क्या नाम है। इंडिका तो आपको पता है मेगास्थनीज का है। ये है अर्थशास्त्र की किताब का नाम है, अर्थशास्त्र के राइटर है, आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया था कौटिल्य, जिनका नाम विष्णु गुप्ता भी है। ये एक्चुअली तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। राज तरंगिणी ने लिखा था, मतलब कल्हान के किताब, कल्हान जो किताब है वो
कल्हान ने लिखा है राज तरंगिणी, ये बंदे हैं, उनकी किताब है राज तरंगिणी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टादई, अष्टादई ऑब्वियसली अष्टादई किनकी किताब है, ये सब हम लोग को पता ही है, पाणिनि की किताब है। एक्चुअली संस्कृत ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर। क्लियर, पाणिनि की किताब, उनके फर्स्ट संस्कृत ग्रामर है पाणिनि। क्लियर, वेद व्यास तो आपको पता है महाभारत लिखे थे, वाल्मीकि आपको पता है रामायणा लिखे थे। द नेम ऑफ कंपोजर महाभाष्य, मतलब महाभाष्य के कंपोजर का नाम इनमें से कौन है, तो ये है पतंजलि, उनका नाम है पतंजलि। ठीक है ना, पतंजलि याद रखिएगा। पतंजलि और ऑलमोस्ट पतंजलि और ये जो अष्टादई की किताबें हैं, अष्टादई है ना पाणिनि की, ये ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी है। और लेकिन जो पतंजलि है ना, वो बताती है हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में, बताती है उस टाइम के। ठीक है ना, चलिए। लेकिन पाणिनि की जो संस्कृत ग्रामर है, लेकिन उस समय संस्कृत ग्रामर की किताब तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताती थी, ये याद रखना है आपको। हु वॉज द हीरो ऑफ मालविका अग्निमित्रम। क्लियर, मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, नाम से ही पता चलता है। अग्निमित्रा, एक तरफ है मालविकी और एक है अग्निमित्रा, मालविक और एक है अग्निमित्र, नाम से ही पता चलता है। ठीक है ना, मालविका ये कालिदास की किताब है, ये हमें पता है ना चाहिए, कालिदास की किताब है। और ये एक्चुअली सुंग डायनेस्टी के, उस समय जो सुंग डायनेस्टी थे, सुंग डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है ना, पहले राजा कौन थे, पुष्यमित्र शुंगा, उसके बेटे का नाम था अग्निमित्र शुंगा। ठीक है ना, और इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। ठीक है ना, हर्षचरित, हर्षचरित के राइटर कौन है, हर्षचरित एक्चुअली हर्ष के बारे में बताते हैं, हर्ष के बारे में। तो हर्षचरित के राइटर का क्या नाम है, बाणभट्टा। क्लियर, बाणभट्टा। और भी इम्पोर्टेंट किताब है बाणभट्टा की, जैसे उन्होंने एक और किताब लिखी थी कादम्बरी। ठीक है ना, और एक और किताब है, और भी कुछ किताबें लिखी थी। हर्ष खुद बहुत किताब लिखते थे, हर्ष जो किताब खुद लिखते थे उनका नाम है नागनंदा, नागनंदा, रत्नावली, रत्नावली। उसके बाद है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय चंदवरदाई, चंदवरदाई जी ने जो लिखा है किताब, उस किताब का क्या नाम है, चंदवरदाई जी ने जो किताब लिखा है उसका नाम क्या है, ये बताना आपको। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत फेमस है और बहुत जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिड नॉट कम विद अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ कौन से हिस्टोरियन नहीं आए थे, ये बताना आपको। ठीक है ना, ये हेरोडोटस। ठीक है, ये और भी पुराने हैं। Among the following which foreign traveler had come to first visit India, सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे, ऑब्वियसली मेगास्थनीज आए थे, हमें पता है। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त II के समय में, हुआन सांग आए थे हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में। सब के सब जो भी आए, सब के सब एक गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना, मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। ठीक है ना, चलिए। एक किताब है हु कंपोज्ड ज्योग्राफिया, किन्होंने ज्योग्राफिया जो किताब है उनको कंपोज किया है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, दो ऑप्शन है, एक है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, एक थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेबो और फोर्थ ऑप्शन है प्लिनी। एक्चुअली ये कंपोज किया है प्लिनी ने, स्ट्रेबो ने ज्योग्राफिया का किताब है। क्लियर, तो इतना हमारा हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो और करूँगा, और अभी मैं कुछ वीडियो और पब्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इस कोर्स का पार्ट है एक्चुअली, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इस नंबर पे आप मैसेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी ज्योग्राफी पूरा हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर, और उसके अलावा बायोलॉजी का मेजर पोर्शन हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को साथ साथ ले जाने की कोशिश करें। राकेश यादव सर में पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है। केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब रिकॉर्ड कर चुका मैं,
और जो भी यहाँ पे वीडियो आता है उसमें कोई ऐड नहीं होता, PDF आपको मिलेगी। उसके अलावे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिलने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम स्टैटिक कोर्स में भी यही है, एक क्राउन जीके की आपको बुक आती है, उसको NCERT की समरी, लुसेंट जीके तो हो ही चुका है, इन दोनों पर एक्स्ट्रा जोड़ देना है हमें। और इसमें भी वही है, डाउट आप आराम से कभी भी पूछ सकते हो, आपका डाउट सॉल्व करवाया जाएगा। उसके अलावे इसमें PDF आपको मिलेगी, वीडियो में कोई ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच।